हेलो फ्रेंड्स, दसिस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम झारखंड के इतिहास को करने वाले हैं। और हमने पिछले वीडियो में हमने वैदिक काल तक किया था, मतलब वैदिक काल से पहले क्या था, मतलब पाषाण काल में क्या था, उसके बाद आपका मध्य पाषाण काल में क्या था, नव पाषाण में क्या था, मतलब कैसे खेती वगैरह हुआ था, और वैदिक काल में कैसे बहुत सारे आर्य मतलब आर्यों और अनार्यों में कैसे मतलब उत्तर भारत में मतलब टेंशन हो रहा था, और फिर कैसे आदिवासी इधर से उधर भटक रहे थे और कैसे आके झारखंड में बसे थे, और दक्षिण भारत से भी कैसे कुछ लोग आके झारखंड में बसे थे। तो इतना सब देख चुके थे मतलब। और वो सब जो हमें बेसिकली पता चलता है, तो मतलब कुछ हमें उत्खनन से पता चलता है, कुछ साइट से जहाँ से पता चलता है, जो आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस है उससे हमें पता चलता है, पहला चीज़। और दूसरा कुछ साहित्यिक स्रोत है, जैसे वैदिक ग्रंथ हैं, तो उनसे भी कुछ जानकारी मिलता है। तो दोनों स्रोतों से मिला के आपका वैदिक काल को बनाया जाता है, कि उसके बारे में हम देखते हैं मतलब, ठीक है। अब उसके बाद के काल में, वैदिक काल के बाद आता है आपका महाजनपद काल, ठीक है। और महाजनपद काल के बाद आता है आपका मगध का उत्थान होता है, उसी काल में मगध का भी उत्थान होता है। फिर है कि आपका मौर्य काल आता है, ठीक है। तो बेसिकली आज हम लोग मतलब महाजनपद काल और मौर्य काल करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अब इसी महाजनपद काल में आइए आपका 3 भाग में टूट जाएगा। एक है कि आपका बौद्ध धर्म के मतलब कैसे फैल रहा था या कहाँ क्या था वो, दूसरा कि जैन धर्म कहाँ क्या था वो, और तीसरा कि महाजनपद काल में झारखंड के साथ इनका क्या संबंध था, तीसरा। और चौथा कि मौर्य काल में मतलब झारखंड के साथ कैसा संबंध था या कैसा सोच था, या उस समय का साहित्य इसके बारे में क्या कहता है, या जो आर्कोलॉजिकल एविडेंस मान ले कुछ है तो वो इस क्षेत्र के बारे में क्या कहता है, ठीक है। लेकिन उसमें जाने से पहले एक थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन है, तो उसे मैं थोड़ा सा दूर करना चाहूँगा, ठीक है। मतलब जैन धर्म बौद्ध धर्म के जो स्थल मिले हैं, मतलब झारखंड से जो मिले हैं, और उसमें थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन है, तो वो मैं थोड़ा सा दूर करता हूँ। फिर बाद में फिर मैं क्लास को लेके आगे चलता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा मिस्टेक बस यही है, ठीक है, कि इसमें कुछ बुक्स में ऐसा दिया हुआ है कि आपका दामोदर और कंसाई नदी के किनारे आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म के काफ़ी सारे स्थल हैं, ठीक है। लेकिन अब झारखंड के इतिहास में आप लिख रहे हैं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के स्थल हैं, और बहुत सारे स्थल का नाम दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो जो इन जनरल जो स्थल हैं वो आपका अभी वो बंगाल में जा चुका है, और बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में अभी है वो, ठीक है। ये आपका पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट का मैप है, ठीक है। ये पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट है, और ये आपका झारखंड के 5 जिला से घिरा हुआ है। आपका ईस्ट मतलब पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, रांची, बोकारो और धनबाद, 5 जिला से ये घिरा हुआ है, और ये रहा यहाँ पे पुरुलिया, ठीक है। तो बेसिकली जो दामोदर नदी तो ठीक है झारखंड से होकर बहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कंसाई नदी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि झारखंड से ये हो रहा है, तो झारखंड में कंसाई नदी है ही नहीं ना। झारखंड से ये इसका ऑरिजिन नहीं होता है, मतलब जहाँ से उत्पन्न होता है, शुरू होता है, और झारखंड से शुरू भी नहीं होता है, और झारखंड के किसी भी जिले को ये टच भी नहीं करता है कंसाई नदी, ठीक है। और बौद्ध धर्म और जैन धर्म के ज़्यादातर जो स्थल पाए गए हैं वो कंसाई नदी के अगल बगल के आसपास में पाए गए हैं। कुछ हद तक दामोदर के बगल में भी है, लेकिन जो ज़्यादातर है वो कंसाई नदी के किनारे हैं। और जो कंसाई नदी है वो आपका पुरुलिया में है, मुख्यतः पुरुलिया में है, और ये पुरुलिया अभी आपका वर्तमान में पश्चिम बंगाल में है, झारखंड का हिस्सा नहीं है। पहले आपका आज़ादी के मतलब 1956 के पहले आपका ये झारखंड का हिस्सा मतलब बिहार का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन 1956 में आपका पहले वो जिला भी नहीं, धनबाद जिला भी नहीं था, पुरुलिया भी नहीं था, बेसिकली वो मानभूम जिला था। तो मानभूम आपका 2 भाग में टूटता है, एक है आपका पुरुलिया जिला बनता है, और एक है आपका धनबाद जिला, ठीक है। तो जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो मुख्य जितने ज़्यादातर साइट, अगर 90% जो साइट जो इस मतलब झारखंड के इतिहास में हम पढ़ते हैं, वो सभी अभी पुरुलिया ज़िले में है, अभी झारखंड में नहीं है वो, ठीक है। मैं कुछ का नाम दिखा देता हूँ, बाकी आप अपने बुक से मिला लीजिएगा तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। एक चीज़ है, बहुत फेमस बुक मतलब एक साइट है बौद्ध धर्म का, ये दियापुर दालमी, ठीक है, दियापुर दालमी इसे कहा जाता है कि धनबाद में है, ठीक है।
लेकिन धनबाद में कहाँ है ये कहीं नहीं मिलता है। मतलब गूगल में मैंने टोटल काफ़ी हद तक सर्च कर लिया, मुझे कहीं भी नहीं दिखा। मैंने सोचा मैप देख लूँ, मैप में नहीं दिखा। मुझे सोचा कुछ पिक्चर्स और फ़ोटो देख लूँ, तो फ़ोटो में भी वो कहीं नहीं दिख रहा है। एक बहुत पुराना अंग्रेजों के समय का कुछ फ़ोटो दिख रहा है, लेकिन उससे कुछ क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि उसके नीचे लिखा हुआ नहीं है कि ये बुद्धपुर का फ़ोटो या दियापुर दालमी का फ़ोटो है, वो नहीं लिखा हुआ है। क्योंकि ये नहीं लिखा हुआ है तो हम ये कह नहीं सकते हैं कि दियापुर दालमी का फ़ोटो है वो, ठीक है। और दूसरा कि दियापुर दालमी के बारे में कहा जाता है कि ये क्या कहते हैं कि स्वर्ण रेखा, क्योंकि दियापुर दालमी के बारे में कहा जा रहा है कि स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है, ठीक है। लेकिन स्वर्ण रेखा नदी के किनारे अगर देखा जाए तो बेसिकली स्वर्ण रेखा के उत्तर रेखा में है, तो स्वर्ण रेखा नदी को देखते हैं तो रांची से इधर निकलता है, तो इधर से होते हुए ये इधर से ऐसे चला जाता है ये, ठीक है। तो ये ऐसे चला जाता है तो ये बहुत ज़्यादा तो ये रामगढ़ को टच करता है, रांची से थोड़ा सा रामगढ़ के बाउंड्री को, फिर सीधे बंगाल के बाउंड्री को टच करता है, पुरुलिया के बाउंड्री को। ये आपको इधर बोकारो है, बोकारो के बाउंड्री को ये टच भी नहीं करता है। धनबाद तो बहुत दूर का चीज़ है, पहले बोकारो पड़ेगा और बोकारो के बाद आप धनबाद जा सकते हैं, ठीक है। तो स्वर्ण रेखा धनबाद तक तो जाता ही नहीं है। तो धनबाद में आपका दियापुर दालमी हो, इसका संभावना बहुत कम है अभी के डेट में, ठीक है। और ये जो दियापुर दालमी का इलाका था करीब 5 से 7 किलोमीटर बड़ा इलाका में फैला हुआ था, और वो बौद्ध धर्म के जो स्थल थे वो या जो निशानियाँ थी वो, लेकिन अभी कहीं नहीं दिखता है वो कहाँ था, कुछ पता भी नहीं चल रहा है कि वो कहाँ था, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि एक बुद्धपुर नाम का जगह का नाम लिया जाता है, ठीक है, कि बौद्ध धर्म के स्थल या तो वहाँ पे मिला है। तो बुद्धपुर आपका ये कंसाई नदी है, ये पुरुलिया का मैप है, ये आपका अयोध्या हिल है, ठीक है। अयोध्या हिल से निकलता है आपका कंसाई नदी, ठीक है, या कंसाबती नदी, कंसाई नदी या कंसाबती नदी दोनों एक ही है, ठीक है। तो ये अयोध्या हिल से निकलता है, ये ऐसे होते हुए इधर से पार होकर इधर चला जाता है, और पुरुलिया से निकल के ये आपका मेदिनीपुर में जाता है। और मेदिनीपुर में आपका मेदिनीपुर 2 भाग में बटा हुआ है, एक पूर्वी मेदिनीपुर और एक पश्चिमी मेदिनीपुर, ठीक है। तो ये उससे मेदिनीपुर से होकर गुजर के जाता है और जाके ये हुगली नदी में गिरता है। मतलब हावड़ा से पहले आपका हुगली नदी में ये गिर जाता है, ठीक है। चलिए, और ये आपका जो बुद्धपुर है आपका यहाँ पे है, कंसाई नदी ये इधर से जा रहा है, और बुद्धपुर आपका देखिए यहाँ पर है ये बुद्धपुर, ठीक है। तो ये पुरुलिया में है बुद्धपुर, आपका वर्तमान धनबाद में नहीं है बुद्धपुर, ठीक है। तो ये कहना सही नहीं प्रतीत होता है कि बुद्धपुर धनबाद में है, बुद्धपुर धनबाद में नहीं है। पहले कभी था, जब मानभूम था तब बुद्धपुर था, मतलब मानभूम के इलाका में, ठीक है। लेकिन अभी वो चूँकि वो इलाका अभी आपके पुरुलिया में है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म से बेसिकली 2 स्थल मिलते हैं मेन, ठीक है। और बाकी इसके बाद आते हैं कि आपको जैन धर्म में भी काफ़ी सारे स्थल का वर्णन किया गया है, मतलब यही मानभूम के इलाका में, लेकिन वो सभी इलाके आपके पुरुलिया के इलाका में हैं, ठीक है। जैसे मैं कुछ को दिखा देता हूँ, कुछ का नाम आपको जनरल बुक्स में मिल भी जाएगा, तो कुछ का नाम देख सकते हैं। वैसे एक है आपका पगबीरा, जो बहुत फेमस है, पगबीरा कंसाई नदी के किनारे है, और ये देखिए आपका पुरुलिया में है, ठीक है। देखिए आपको देवली, तो देवली आपके पुरुलिया में है, परा है, गोलमारा है, कर्रा है, ठीक है, अरसा है, बड़म है, बलरामपुर है, तो सब आपका पुरुलिया जिला में है। जितने मेन में जितने जो दिखाए गए हैं कि मानभूम के इलाका में है, तो मानभूम का इलाका जो इलाका है, वो जो इलाका जहाँ भी ये जैन धर्म के स्थल पाए गए हैं वो अभी पुरुलिया में है, ठीक है। ऐसे धनबाद को कहा जाता है कि जैन धर्म का बहुत बड़ा मतलब महत्वपूर्ण केंद्र था कभी, लेकिन वो जो केंद्र इलाका था वो अभी आपका पुरुलिया वाले इलाका में है, ठीक है। जितने स्थलों का नाम लिया गया है, सिर्फ एक स्थल मिलता है आपका वो कतरास, तो ये कतरास आपका धनबाद में है। उसके अलावा जो पारसनाथ है, तो पारसनाथ तो चलिए एक अलग इशू है वो, ठीक है। पारसनाथ वाला इशू धनबाद वाले या मानभूम वाले से कनेक्टेड नहीं है, तो वो चलिए वो अलग ये पे हम डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है। तो ये मुझे बेसिक बताना था कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन है बुक्स में, ठीक है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्लास को लेकर। चलिए क्लास को अब आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि जैन धर्म बौद्ध धर्म में झारखंड में कैसा हाल था, और फिर महाजनपद काल में कैसा था, और मौर्य काल में कैसा था,
ठीक है। तो शुरू में देखते हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के स्थल कहाँ कहाँ से मिले हैं। ठीक है, तो मिक्सिल यहाँ पीछे मैप बना हुआ है, तो मैप में ही हम दिखा देते हैं कि कौन सा चीज़ कहाँ मिला था। ठीक है, चलिए ऊपर से शुरू करते हैं। तो पहला तो ये देख लीजिए, जो मैंने झारखंड के सभी जिलों का नहीं बनाया है, जहाँ से बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित कोई चीज़ मिला है तो मैंने उसी जिला को यहाँ पे लिया है। ठीक है, तो चलिए ऊपर से शुरू करते हैं। तो ये हो गया आपका गढ़वा। तो गढ़वा में एक और जगह है, गांव है आपका करुआ गांव। ठीक है, और करुआ गांव से आपका बौद्ध स्तूप मिला है। करुआ गांव से आपका बौद्ध का स्तूप मिला है। ठीक है, अभी करुआ गांव के बगल में एक और नाम जोड़ दिया गया है, करुआ कुछ डैश है, वो गांव है अभी जो वर्तमान में दिखता है गूगल मैप में। ठीक है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित था आपका करुआ ग्राम, जो कि आपका गढ़वा में हो गया। फिर आपका पलामू में, तो पलामू में आपका दो हो जाता है, एक है आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है आपका मूर्तिया। ठीक है, मूर्तिया गांव है, और मूर्तिया गांव आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, उसी में है आपका हनुमान गांव, ये आपका जैन धर्म से संबंधित है। तो पलामू में दो जगह बौद्ध धर्म भी है और जैन धर्म भी है। एक जो आपको क्या कहते हैं मूर्तिया गांव है, और ये बहुत फेमस है ये। ठीक है, और मूर्तिया गांव में बेसिकली आपको एक सिंह का एक आपका ये जो गर्दन से ऊपर का एक सिंह का एक मूर्ति बना हुआ मिला है। ठीक है, और ये मूर्ति हमें क्या कहते हैं सांची से भी मिला है। सांची में भी उसी टाइप का सिंह बना हुआ था, तो उससे लगता है कि मैं भी उसी समय काल के समय में भी बना हो। ठीक है, इसके अलावा पलामू से एक और चीज़ है कि एक और चीज़ कहा गया है, बी वीरोत्तम एक राइटर है जिन्होंने झारखंड के इतिहास और झारखंड के बारे में लिखा है बेसिकली। ठीक है, और इसके इनके बुक को आपको रांची यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ाया भी जाता है। ठीक है, तो उसमें इन्होंने लिखा है कि जो बुद्ध का जन्म आपका झारखंड में ही हुआ था। ठीक है, उन्होंने कुछ गांवों का नाम लिया है, मतलब कि ये सब गांव हैं जो कि करीब बुद्ध से जो संबंधित जगह हैं उनसे इनका नाम मिलता जुलता है। तो इस आधार पे वो कहते हैं कि मे भी बुद्ध आपका पलामू या झारखंड में जन्म लिए होंगे। ठीक है, लेकिन अगर इसका उत्खनन से संबंधित मतलब देखते हैं, उत्खनन से मिला के या जो आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस से देखते हैं तो ये मतलब उसका समर्थन प्राप्त नहीं होता है। आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस मतलब यहाँ ज़्यादा नहीं मिला है, तो इसीलिए माना जाता है कि ऐसा नहीं है। नाम बहुत सारे कारण से हो जाता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे कि मॉरिशस में भी देखेंगे कि वहाँ पर शिव सागर है, देवघर के बगल में शिव सागर है, तो मॉरिशस में भी उन्होंने शिव सागर बना लिया है। ठीक है, तब मॉरिशस में जाके तो भगवान शिव का मंदिर नहीं, मतलब जो बैद्यनाथ धाम का मंदिर वहाँ नहीं है, वो हिसाब से नहीं कर सकते हैं। जगह में नाम ले सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो वहीं हुआ हो। ठीक है, तो जो जनरली इतिहास में माना जाता है कि वो नेपाल के आसपास में पैदा हुए थे, तो उसी को मान के चलिए। ठीक है, तब इसके आगे देखते हैं आपको चतरा में। तो चतरा में भी आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म से आपका संबंधित दो मिल जाता है। एक तो आपका इटखोरी मिल जाता है। ठीक है, और इटखोरी में आपको बौद्ध धर्म का एक स्तूप मिल जाता है। बौद्ध धर्म का स्तूप आपको इटखोरी से प्राप्त होता है। ठीक है, और उसके अलावा है कि आपको वहाँ से बुद्ध का मूर्ति भी मिला है। ठीक है, अगर बुद्ध के वहाँ से करीब 4 मूर्ति मिला है। ठीक है, हाँ भद्रकाली का मंदिर भी है, तो भद्रकाली मंदिर कॉम्प्लेक्स में भी आपका बुद्ध का मूर्ति मिला है। वहाँ के जो 4 मूर्ति मिले हैं आपका मतलब ये क्या कहते हैं आपको इटखोरी में, तो वहाँ पे उनके बारे में कहा जाता है कि वो हर्ष के काल के हैं या कि वो सैंडस्टोन के बने हुए हैं। इसलिए माना जाता है कि मे भी वो हर्ष काल के हैं वो। ठीक है, अब उसके बाद है आपको कोल्वा पहाड़। तो कोल्वा पहाड़ आपका जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, जैन धर्म से संबंधित वहाँ से चीज़ें मिला है। तो यहाँ कोल्वा पहाड़ जैन धर्म से संबंधित चतरा से, इटखोरी बौद्ध धर्म से संबंधित चतरा से। ठीक है, आपका हजारीबाग आता है इसके बगल में, तो हजारीबाग में 2 जगह मिला है जहाँ से आपको बौद्ध धर्म से संबंधित चीज़ें मिला है। ठीक है, एक है आपका सूरजकुंड, बहुत फेमस है, गर्म जल कुंड है वहाँ पे। ठीक है, तो उसके बगल में आपको महात्मा बुद्ध का मूर्ति भी मिला था। ठीक है, उसके बाद है कि आपका सीतागढ़ है। तो सीतागढ़ का एक पहाड़ी है, तो सीतागढ़ के पहाड़ी में भी आपका बौद्ध धर्म से संबंधित चीज़ें मिला है। ठीक है, और सीतागढ़ और सूरजगढ़, तो सीता और सूरज एक ही जगह है, तो हजारीबाग में है। ठीक है, सीता सूरज हजारीबाग में, और दोनों आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है,
अब इसके बाद आते हैं कि आपके गिरिडीह में, तो गिरिडीह में आपका पारसनाथ का पहाड़ी है, और पारसनाथ में आपको बेसिक एक तो पहाड़ी हो गया, वो भी जैन धर्म से संबंधित है। पहाड़ी के नीचे आपको मधुबन मिलता है, तो वो भी आपको जैन धर्म से संबंधित है, और वहाँ पे जैन धर्म से संबंधित आपका मेला हर साल लगता है, ठीक है। और बेसिकली मधुबन को अगर श्वेतांबर लोगों से, श्वेतांबर संप्रदाय जो है जैन धर्म का, उससे संबंधित माना जाता है, ठीक है। एक चीज़ और है कि ये पारसनाथ का जो पहाड़ी है, तो पारसनाथ के पहाड़ी में आपका माना जाता है ऐसा कि 20 जैन संत लोग आके यहाँ पे मरे थे, ठीक है। लेकिन कितना सही है वो कंफर्म कहना मतलब नहीं कहा जा सकता, क्योंकि माना देखिए अगर उनके मतलब 20 जैन संतों को मान लिया जाए, ठीक है, कि जिन थे जो वहाँ मरे थे, तो 20 के हिसाब से देखें तो जो जैन धर्म का कार्यकाल है वो करीब करीब 1000 साल पीछे चला जाएगा। मतलब ऋग वैदिक काल में आपका जैन धर्म चल रहा था, आपको फिर आपको उस दृष्टिकोण से देखना पड़ जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और है कि ऋग्वेद में आपका जो 2 जैन संतों का नाम दिया हुआ है, एक है ऋषभदेव और एक अरिष्टनेमी है। ऋषभदेव और अरिष्टनेमी दोनों का नाम आपका ऋग्वेद में दिया हुआ है, तो वैसे जोड़िएगा तो फिर वो वैसे पीछे पहुंच जाएगा, ठीक है। लेकिन कितना सही है कितना गलत है वो मुझे क्लियर नहीं है, ठीक है। लेकिन जो माना जाता है कि 20 जैन संत अगर पारसनाथ में आके मरे थे, और जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जिसे माना जाता है वो पार्श्वनाथ को माना जाता है कि 700-800 ईसा पूर्व के आसपास में इनका देहांत हुआ था आपका पारसनाथ में, और उन्हीं के नाम पे पारसनाथ के पहाड़ी के नाम को भी रखा गया है, ठीक है। और इसको संवेद शिखर भी कहा जाता है आपका पारसनाथ के पहाड़ी को, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं आपका कांगजोल में, मतलब ये कांगजोल मतलब संथाल परगना का इलाका है, और यहाँ पे आपको बुद्ध का मूर्ति मिला था। तो कांगजोल यानी संथाल परगना के इलाका में बौद्ध धर्म का मूर्ति मिला था। उसके बाद धनबाद आते हैं, तो धनबाद में आपको कतरास में आपको बौद्ध धर्म से चीज़ें मिला है, ठीक है। बाकी धनबाद में कुछ और क्षेत्र कहा जाते हैं कि दियापुर दालमी बौद्ध धर्म से संबंधित, बुद्धपुर बौद्ध धर्म से संबंधित। लेकिन कुछ देर पहले मैंने बताया था कि बुद्धपुर आपका कंसाई नदी के किनारे आपका पुरुलिया में पड़ता है, और दियापुर दालमी कहाँ है ये कहीं नहीं पता चल रहा है। नाम भले है धनबाद में, धनबाद में कहाँ है ये नहीं पता चल पा रहा है अभी, मतलब गूगल में कहीं शो नहीं कर रहा है ये चीज़ कहाँ है। मैंने पर्यटन वाला भी देख लिया तो वहाँ पे भी कहीं पे नहीं दिख रहा है कि दियापुर दालमी धनबाद में किस जगह पे लोकेटेड है, ठीक है। चलिए अब इससे नीचे आते हैं तो यहाँ सरायकेला खरसावां, और सरायकेला खरसावां में आपका ईचागढ़ है, ठीक है। ईचागढ़ आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, और यहाँ पे तारा का मूर्ति मिला है, ठीक है। तारा आपका बौद्ध धर्म से संबंधित एक देवी है, तो उस तारा का मूर्ति मिला है आपको ईचागढ़ से। ईचागढ़ है आपका सरायकेला खरसावां में, ठीक है। इसके बाद आता है आपको ईस्ट सिंहभूम, यानी आपका जो पूर्वी सिंहभूम जहाँ पे आपका जमशेदपुर है, तो यहाँ पे आपको पटम्बा जगह मिला है। तो पटम्बा आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, पटम्बा बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको बुद्ध का मूर्ति मिला है। इसके अलावा आते हैं आप खूंटी में, तो खूंटी में आपका बेलवा दाग है, और बेलवा दाग बौद्ध धर्म से संबंधित है, और यहाँ पे बौद्ध विहार मिला है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ बौद्ध विहार मिला है, यहाँ स्तूप नहीं है और यहाँ बुद्ध का मूर्ति नहीं है, यहाँ क्या है तो बुद्ध विहार है। कहाँ तो बेलवा दाग आपका खूंटी में है। और लास्ट अब आते हैं यहाँ पे गुमला में, तो गुमला में 2 जगह है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। एक है आपका कटुंगा और दूसरा है गोलमारा। कटुंगा और गोलमारा से दोनों से आपको बुद्ध का मूर्ति मिला है, ठीक है। तो ये इतने सारे स्थल थे जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित थे, जो कि हमारा झारखंड में पाए जाते हैं, ठीक है। बेसिकली मैप को दिमाग में रखिएगा तो काफ़ी कुछ दिमाग में रहेगा, इससे स्थल वगैरह भी रहेगा और ज़िला का नाम भी याद रहेगा इससे, ठीक है। अब इससे कुछ जगह पे कुछ कोड मैंने डेवलप किया है, मैं वो बता रहा हूँ, बाकी सभी जगह वो फिट नहीं होगा, ठीक है। तो एक तो है पटम्बा, तो पटम्बा को मतलब ईस्ट सिंहभूम या जमशेदपुर से कह लीजिए, तो मान लो कोई अगर पटेगी तो जमशेद जी से ही पटेगी, ठीक है। तो पटम्बा आपका हो जाएगा जमशेदपुर में, ठीक है। एक और है आपका कटुंगा, तो कटुंगा कहाँ तो गुमला में, मतलब कट कट के मैं गुम हो जाऊंगा या गायब हो जाऊंगा,
एक हो सकता है, थोड़ा संबंध बनता है। तो कटूंगा, गुमला में कट कट के गायब होऊंगा, गुम होऊंगा, ठीक है। और उसके बाद गोल मारा गुमला में, तो गोल मारा तो गोल को इतने जोर से मारा, मैंने बॉल को इतने जोर से मारा, गोल हुआ कि वो गुम हो गया। तो गोल इतना जोर से मारा कि गुम हो गया। तो गोल मारा गुमला में, कटूंगा गुमला में। एक है कड़वा, ठीक है, तो ये आपका गढ़वा में, ठीक है। तो कड़वा से आप कड़वा तेल से भी जोड़ सकते हैं। तो कड़वा तेल का गड्ढा कहाँ है या गढ़ कहाँ है, तो आपका गढ़वा में है, कड़वा तेल गढ़वा में, ठीक है। तो बेसिक है, सभी जगह तो नहीं बन पाता है, जहाँ मैंने बना तो मैंने कुछ कोशिश किया, बाकी आप लोग भी अपने से कर सकते हैं बनाने का, ठीक है। हाँ, एक और है कि आपका बेलवा दाग है, कहाँ, खूंटी में। तो बेलवा, तो झारखंड में एक जंगलों में एक पौधा पाया जाता है, उसको कहा जाता है बेलवा, ठीक है। काला रंग का होता है। पहले तो जब वो मतलब पका हुआ होता है तो उसे खाया भी जाता है, उस फल में कुछ लगा हुआ उसे फल को, बाकी जो बचता है सीड तो उसको मतलब तेल निकलता है। तो तेल बहुत ही अच्छा आपका इंसेक्टिसाइड है, मतलब आपको क्या कहते हैं, आपको ये बैक्टीरिया वायरस वगैरह होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह से खास करके ये बचाता है। कहीं चोट वगैरह लग जाता है तो चोट लगने के बाद वहाँ पे उसे लगाया जाता है, तो वहाँ पे मतलब बैक्टीरिया वगैरह फंगस नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये बेलवा दाग, तो बेलवा यानी जो भेलवा का लीजिए, तो भेलवा का दाग कहाँ लगा है, तो खूंटी में लगा है। खूंटी क्या है, एक मतलब लकड़ी का ये होता है, मतलब एक देखिए कहीं गाड़ा हुआ है खूंटी, ठीक है। तो खूंटी में एक भेलवा का दाग लगा हुआ है, तो खूंटी बेलवा दाग, ठीक है। तो ये बेसिक है जो कि आपको याद रह सकता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे की कहानी। तो अभी तक हमने देख लिया कि मतलब जैन धर्म और बौद्ध धर्म के स्थलों के साथ क्या प्रॉब्लम्स था, ठीक है, और बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित स्थल कहाँ हैं और कहाँ से क्या क्या मिला है, ठीक है। तो अब इसके आगे आते हैं, तो अब महाजनपद काल को देखते हैं कि महाजनपद काल से मतलब झारखंड के इलाके का क्या संबंध था, ठीक है। तो महाजनपद काल में इसे कीकट कहा जाता था, ठीक है। मतलब कीकट में आपका जो मगध का इलाका था वो भी आता था, ठीक है, और कुछ हद तक आपका झारखंड के जो हिली एरिया उस पार्ट को लिया जाता था। पूरे झारखंड को ना कहिए तो कुछ पार्ट तक कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ से बहुत सारी चीज़ें मगध में जाता था, क्योंकि जाता था तो कुछ तो संबंध होगा इनके बीच में, ठीक है। तो कुछ हद तक माना जाता है कि मे भी कुछ संबंध हो, ठीक है। तो जैसे कि झारखंड से आपको मगध महाजनपद जो उतना बड़ा महाजनपद बना, 16 महाजनपद में सबसे मजबूत बना, और बाद में मौर्य साम्राज्य तक इसका उत्थान होता है, जो पूरे भारत में एक साम्राज्य का निर्माण करता है, बाकायदा विदेश तक जाता है, अफगानिस्तान तक इतना साम्राज्य बड़ा होता है, ठीक है। तो कुछ तो मतलब उसमें काफ़ी हद तक इसका भी योगदान था, झारखंड के जो कुछ तत्व हैं, और उन तत्वों में जब हम देखते हैं तो कुछ निकल के आते हैं कि झारखंड से मगध को लोहा मिलता था। अब लोहा मिलता था, लोहा के बने हुए अच्छे हथियार भी मिल जाते थे, क्योंकि यहाँ मान लीजिए असुर लोग थे, या जो असुर बिरहोर बिरजिया लोग थे, वो लोग लोहा पे काम करते थे, और लोहा पे काम करते थे, अच्छा लोहा बनाते थे, ऐसा लोहा बनाते जिसमें जंग नहीं लगता था, तो जाहिर है कि उससे बहुत अच्छा हथियार बनता था मगध का। तो इस इनके लोहे का हथियार का मुकाबला दूसरे जगह वाले नहीं कर पाते थे, इसलिए भी वो हार रहे थे, और इसलिए मगध उतना बड़ा साम्राज्य बन पाया था, ठीक है। उसके अलावा इसी लोहा से आपके कृषि के उपकरण भी बन रहे थे। अब कृषि के उपकरण बन रहे थे तो इनके कृषि के उपकरण भी अच्छे होंगे मगध वालों का, तो जाहिर है कि कृषि भी बहुत अच्छा से हो जाता होगा। इसका ज़्यादा उत्पादन होगा तो जाहिर है कि राज्य को फायदा पहुंचेगा। तीसरा है कि कृषि जो मतलब लोहा से आपका बहुत जो आपको नाव बनाया, चाहे रथ या कुछ बनाया, कुछ कुछ जगह लोहा का यूज हो जाता था, तो उससे भी उनके जो परिवहन के साधन थे वो भी आपका मजबूत बनते थे। इसके अलावा झारखंड से मगध को आपको हाथी भी प्राप्त होता था। अब हाथी मिलता था तो हाथी से आपका सेना बहुत मजबूत हो जाता था, क्योंकि उस समय में हाथी का आराम से मुकाबला कर लीजिए वो आसान नहीं था, ठीक है। तो ये इस कारण से मगध को फ़ायदा हुआ। और दूसरा है कि मगध से आपको यहाँ के जनजातियों का बहुत अच्छा संबंध था, और यहाँ के जनजातियों को मगध के सेना में शामिल किया जाता था। अब सेना में शामिल थे तो जाहिर कि उन बहुत अच्छा योगदान दे रहे थे, और इससे काफ़ी हद तक मगध को फ़ायदा पहुंचा होगा, मतलब पूरे भारत में फैलने में, ठीक। तो ये बेसिक था अगर महाजनपद काल में आपको झारखंड से क्या संबंध है और क्या हालात थे। अब महाजनपद काल में मगध का उत्थान आपका बहुत बड़ा हो गया था।
तब जब नंद वंश के समय देखते हैं तो पूरे उत्तर भारत में करीब करीब आपका हो चुका था। ठीक है, जैसे कि देखिए, ठीक है, तो ये उत्तर भारत में करीब आपका नंद वंश का स्थान हो गया। इतना दूर तक वो फैल चुके थे काफ़ी हद तक। ठीक है, और जब मौर्य वंश आएगा इसके बाद, मतलब धनानंद के बाद जब चंद्रगुप्त मौर्य राज का स्थापना करेगा तो काफ़ी हद तक फैलाता है और दक्षिण में कर्नाटक के आसपास तक फैलाता है। ये माना जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि मैं भी बिंबिसार ने किया है, नहीं, ज़्यादातर का बेसिक ये है कि चंद्रगुप्त ने किया होगा दक्षिण तक, क्योंकि जाके ब्रह्मगिरी में जाके उसका डेथ होता है। मतलब कर्नाटक एक जगह श्रवण बेलगोला, वहाँ पे उसका मौत होता है। ठीक है, और बेसिकली ब्रह्मगिरी का यही आसपास का जगह है वो। ठीक है, और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य तो आपका पाकिस्तान का इलाका है या अफगानिस्तान कर लीजिए, तो यहाँ तक इसका साम्राज्य को फैलाता है। ठीक है, और जब इस साम्राज्य को फैलाता है तो ये है मगध का इलाका, तो झारखंड का इलाका भी उसमें काफ़ी हद तक सम्मिलित था। मे भी डायरेक्ट कंट्रोल ना रहा हो, लेकिन आप प्रत्यक्ष रूप में कुछ हद तक शासन यहाँ पे मतलब मान सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा है कि आपका चाणक्य आपके कुछ कुछ बातें मतलब झारखंड क्षेत्र के बारे में बताता है। ठीक है, पहला तो वो कहता है कि यहाँ पे आपका गणतंत्रात्मक शासन था। ठीक है, मतलब रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टाइप का चीज़ था यहाँ पे। मतलब यहाँ जो शीर्ष नेतृत्व था, नेता था, या जो उस समय जो भी कबीला का ये होगा उसको चुना जाता था। ठीक है, तो ये चाणक्य का कहना है, बता ये आपका अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है ये चीज़। ठीक है, इसके अलावा चाणक्य एक चीज़ और कहता है कि ईब और शंख नदियों के से आपको हीरे प्राप्त होते हैं उस इलाका से। ठीक है, तो शंख नदी तो चलिए आपको झारखंड में मिल जाएगा इधर, जो कि आपको दक्षिणी कोयल से जाके मिल जाता है। ठीक है, और ईब नदी आपका छत्तीसगढ़ से स्टार्ट होके आपका हीराकुद डैम में जाके गिरता है, जो कि महानदी नदी में बना हुआ है। ठीक है, तो ईब नदी का संबंध आपका झारखंड से नहीं है, ये आपका छत्तीसगढ़ से निकलता है और बाहर में जाके गिरता है वो महानदी में। ठीक है, लेकिन ये जो जगह है ये आसपास का जगह है, तो इसलिए कहता है वो ऐसा। और पहले के दिनों में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ भी मतलब क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ हो, इधर छत्तीसगढ़ है, इधर झारखंड है और इधर उड़ीसा है। ठीक है, तो इन तीनों इलाके को आपको 8वीं प्रदेश में रखा जाता था। 8वीं प्रदेश में आपका बघेलखंड से लेके आपका उड़ीसा तक का इलाका था। ठीक है, तो इस इलाका में था, तो जाहिर इसी इलाका में था, तो चाणक्य उस समय बात कर रहा था। उस समय झारखंड और छत्तीसगढ़ तो बंटा हुआ नहीं था वैसा कुछ, या उड़ीसा अलग से राज्य बचा हुआ नहीं था। ठीक है, क्योंकि बटा हुआ नहीं था, तो ईब और शंख नदी के इलाकों कहा था कि यहाँ से हीरा प्राप्त किया जाता है। और हीरा तो बहुत दिन बाद तक भी मिलता है, क्योंकि हम जहांगीर काल में भी देखेंगे कि वहाँ पे इससे हीरा प्राप्त होता था। ठीक है, और इसी हीरा के कारण आपका नागवंश का एक राजा था दुर्जनशाल, उसे कैद से मुक्ति भी मिलती है आपका मुगल काल में। कैसे होता है तो मुगल काल के समय में देखेंगे। ठीक है, तो आपका हो गया ये चाणक्य ये पे। ठीक है, और उसी में जब वंश आगे बढ़ता है मौर्य काल में, तब अशोक के काल में आते हैं। ठीक है, तो अशोक का आपका एक 13वां शिलालेख है जिसमें 8वीं प्रदेश के बारे में बताया गया है। और 8वीं प्रदेश बेसिकली आपका ये बघेलखंड से लेकर उड़ीसा तक के इलाका आता था। और एक 8वीं नामक एक अधिकारी का भी इस इलाके में नियुक्ति किया जाता था, जो यहाँ पे थोड़ा बहुत शांति बना के रखता था और देखता कि ये लोग मतलब जो दूसरे लोग हैं, विदेशी लोग हैं, उनसे संबंध बना के इन्हें कहीं से अहित ना करें, तो हर चीज़ का वो देखभाल करता था। 8वीं जो था वो अधिकारी था वो। ठीक है, और 8वीं जगह भी है, 8वीं अधिकारी का भी नाम है। ठीक है, और 8वीं बेसिकली जो जंगल का जो इलाका था बेसिकली उसको कहा जाता था, तो ये 8वीं इलाका। और इसके बाद है कि आपका अशोक इस जगह के बारे में कहता है कि यहाँ के लोगों को धम्म का पालन करना चाहिए। मतलब धम्म, अगर यहाँ के लोग अगर धम्म का पालन करेंगे तो वो अपने इस लोक को भी सुधार सकते हैं, अपने परलोक को भी सुधार सकते हैं। मतलब धम्म की नीतियाँ इतनी अच्छी हैं कि मतलब ये जो ज़िंदगी जी रहे हैं वो भी आपका अच्छा बीत जाएगा, और आपका जो अगर नेक्स्ट ज़िंदगी अगर कुछ होता है वैसा तो आपको वो भी आपको अच्छा बीतेगा।
ठीक है। इसके अलावा जब अशोक ने आपका बौद्ध संगति किया था तो बौद्ध संगति के बाद उसने अपने बहुत सारे दूत भेजे थे बहुत सारे इलाकों में धम्म का प्रचार करने के लिए, ठीक है। तो धम्म का प्रचार करने के लिए उसने झारखंड में भी एक दूत भेजा था। उस दूत का नाम था आपका रक्षित, ठीक है। और रक्षित ने झारखंड के इलाका में आपको बौद्ध धर्म को फैलाने का प्रयास किया होगा, ठीक है। क्योंकि जो आपको झारखंड के जो भेलवा दाग है जो कि खूंटी में है, ठीक है, वहाँ बुद्ध विहार मिला है। तो बुद्ध विहार का जो ईंट है, ठीक है, वहाँ का ईंट और सांची में जो बना हुआ ईंट है दोनों का नाप करीब करीब एक है। सांची आपको मौर्य काल में बना था, तो मे भी जो भेलवा दाग में जो बुद्ध विहार है वो भी मे भी उसी समय का हो। ये ईंट का अगर नाप हुई है तो हो सकता है, संभावना बताया जाता है कि मे भी उसी समय का हो, ठीक है। जैसे मूर्तियाँ में जो सिंह का मूर्ति मिला था उसका और सांची से जो मिल रहा है सिंह का मूर्ति दोनों सेम है। तो मे भी ये सब भी सब मौर्य काल के समय में हुआ हो, रचित आया हो, प्रचार हुआ होगा, फैला होगा। तो झारखंड में के इलाका में फैला होगा बौद्ध धर्म आपका, ठीक है। और बहुत सारे बुद्ध के मूर्तियाँ मिल रहा है तो इससे भी साबित होता है कि हाँ यहाँ तो फैला तो था कम से कम बौद्ध धर्म, ठीक है। तो बेसिकली इतना सा था। एक चीज़ और है जैन धर्म के बारे में कि जैन धर्म आपका जमशेदपुर के इलाका में था, ठीक है। और जमशेदपुर में बेसिकली इन्हें सरक कहा जाता था। जो जैन धर्म को मानने वाले थे वो सरक कहा जाता था इन्हें, ठीक है। मतलब श्रावक से जैन धर्म को मानने वाले को अभी भी श्रावक कहा जाता है। तो वो श्रावक का बिगड़ा हुआ रूप का सरक होगा तो सरक कहा जाता था। और इन सरकों को हो लोगों ने भगाया था वहाँ से, हो लोगों ने उनसे लड़ाई किया था या अभी में भी धार्मिक कुछ मतभेद रहा जो भी रहा, तो वहाँ से हो लोगों ने सरकों को भगाया था और जैन धर्म वहाँ से वैसे खत्म हुआ था, ठीक है। तो इतना सारा चीज़ देखना था हमें, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मगध महाजनपद काल और मौर्य काल में। अब इससे आगे के काल में प्राचीन भारत में क्या क्या झारखंड में हुआ था वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।